स्वागत है आपका इस सैटरडे में। दोस्तों आज हम चल रहे हैं एनसीईआरटी का साइंस का जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके झा के द्वारा जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनाया गया है एनसीईआरटी के समरी टाइप का, उसका क्या करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए। इसमें जो है आपको लगभग 700 के करीब में क्वेश्चन दिया गया है और जितने भी 6 to 12 का जो एनसीईआरटी है और उसमें जो क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को वन लाइन फॉर्मेट में दिया जा चुका है। ठीक है, आपको आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और आपको पता है कि एनसीईआरटी का एग्जाम में बहुत बड़ा रोल हो चुका है। किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको एनसीईआरटी तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो समय बिना बर्बाद किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का जो रंग होता है किस रंग का होता है, तो नीला काला रंग का हो जाता है। जब परीक्षण किया जाता है ना, तो मंड जो होता है नीला काला रंग का हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैंगनी रहता है। आप 7 क्लास का जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें ये वाला टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, प्रोटीन के परीक्षण कैसे करते हैं, तो जो प्रोटीन का परीक्षण करते हैं ना, तो इसमें प्रोटीन का जब रंग बैगनी कलर का हो जाता है तब इसमें कहते हैं कि इसमें प्रोटीन है। ठीक है, CuSO4 जब डाला जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा CuSO4 से किया जाता है और रंग कैसा हो जाता है, बैगनी हो जाता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन किसे कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए जो होता है त्वचा आँख के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी जो होता है हड्डी और मतलब हड्डी को अस्थि बोलते हैं, अस्थि और दांत के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी हो जाता है, सी जो होता है वो रोगों और घाव के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो विटामिन से क्वेश्चन है आपको। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें विटामिन सी की जो उपस्थिति होती है वो क्या होता है, जल जाता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल होता है। रुक्षांश यानी फाइबर जिसे बोलते हैं, फाइबर का, ये तो आपको डायरेक्ट जो एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे ना उसमें डायरेक्ट ये बात दिया गया है कि रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है। तो रुक्षांश का मुख्य स्रोत होता है आपको साबुत अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल, ये सब क्या है, आपको फाइबर का स्रोत होता है। अनाज में आप आटा जो रोटी खाते हैं वो आपको रुक्षांश ही है। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ तथा इसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। पारदर्शी पदार्थ जैसे सीसा है, ये आर पार हम देख सकते हैं, जल में भी आर पार दिखाई देता है, वायु में भी तो हम आर पार देखते ही हैं, वायु तो हमें खुद दिखाई नहीं देता। प्लास्टिक भी होता है, प्लास्टिक से हम देखेंगे तो क्या होता है, आर पार दिखाई देता है, उसी ही पारदर्शी कहते हैं। ये तो आप अपने सामान्य जीवन में भी अनुभव करते होंगे। नेक्स्ट है, कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कपास की प्राप्ति कैसे होती है, तो जो पौधा होता है ना कपास के, उसके फूल से इसकी प्राप्ति की जाती है। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा करके डाला गया है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। आप एनसीईआरटी खुद पढ़ करके देखेंगे साइंस का, तो उसमें देखेंगे कि एकदम टॉपिक वाइज जैसे दिया गया है, जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया वैसे ही यहाँ पे भी आपको डाल दिया गया है। वहाँ पे भी दिया गया थ्रेसिंग कैसे होता है, तो जो भी सूखा डंडी जो होता है, जैसे कि आपको गेहूँ अलग करना है उसके डंडी से, तो उस डंडी से जैसे हम अलग करते हैं उसे थ्रेसिंग कहते हैं। धान को भी अलग करते हैं उसे भी थ्रेसिंग कहा जाता है। या हाथ से किसी चीज़ को चुन करके हटा देते हैं उसे भी थ्रेसिंग ही बोलते हैं। ठीक है, अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है, तो निष्पावन कहलाती है। किसी अनाज से भूसी को अलग करेंगे तो उसे निष्पावन कहते हैं। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन कहते हैं, यानी कोई मिश्रण है उसके नीचे जो भी अवक्षेप बैठा हुआ है उसे क्या कहते हैं, हम अवसादन कहते हैं। और ऊपर भाग को अलग करना क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है। जैसे कि आप तेल देखे होंगे, जो तेल सरसों का तेल अगर आप खुद से जाकर के मिल में उसको पिरवाते हैं तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उस तेल के नीचे कुछ कुछ गाद बैठ जाता है। ठीक है, और आप उसको टेढ़ा करके क्या करते हैं, उसके ऊपर का जो अच्छा वाला तेल होता है उसे निकाल लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं निस्तारण। ठीक है, और जो उसके नीचे बैठ जाता है उसे अवसादन कहा जाता है। वही बात दिया गया। ठीक है,
छानने की प्रक्रिया, जैसे कि आप चाय को छानते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपका एनसीईआरटी में ही है और एनसीईआरटी का तो है ही बुक। नेक्स्ट है कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है विसर्पी लता कहलाता है। जो कमजोर तना आता है ना और भूमि पर फैलता है उसे हम विसर्पी लता कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे नेनुआ का पौधा हो गया, करेला का हो गया, ये सब क्या है, विसर्पी लता होता है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है, पर्णवृत्त कहलाता है। ठीक है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जो पत्ती होता है उससे जल का जब वाष्पीकरण कहलाता है होता है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समानांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा का रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जड़ें होती है। ठीक है। जो समानांतर, जैसे कि आप देखेंगे आम का जो पौधा है उसका पत्ती कैसा होता है, समानांतर होता है, जैसे ऐसे हुआ और इसका ऐसे 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 ऐसे, मतलब बराबर में इसका पत्ती होता है। इसका जड़ जो होता है ना मूसला जड़ होता है। वैसे धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। यहाँ से आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। धुराग्र संधि सब मिक्स क्वेश्चन इसमें दिया गया। ठीक है। आपको जो क्या बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा क्वेश्चन इसमें मिक्स ही है। ऐसा नहीं है कि इसको पार्ट वाइज बांट करके दिया गया, सब मिक्स है। क्योंकि आप बुक भी पढ़ेंगे 6, 7, 8 सब का, तो इसमें मिक्स ही दिया रहता है, बांट करके ऐसे नहीं दिया रहता है। ठीक है। तो धुराग्र संधि जो होता है गर्दन और सिर को जोड़ता है। अस्थि को गति प्रदान करने में 2 पेशियाँ संयुक्त रूप से काम करती है। ठीक है। जब अस्थि को गति देना होता है तो उसमें 2 पेशी काम करती है। ये जो क्वेश्चन है ना आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई थिंक इसमें 68 या 69 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। पक्षी का पंख यानी अग्रपाद के रूपांतर का रूप होता है। जो उसका पंख होता है ना उसका आगे वाला जो पैर होता है उसी का रूपांतरित रूप है। केचुए चलने पर भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सुक का उपयोग करते हैं। ठीक है। कि देखते होंगे आप केचुआ चलता है तो पहले आगे से पकड़ता है तो फिर पीछे से सड़कता है, फिर आगे बढ़ता है, ऐसे करके वो चलता है। तो क्या करता है, सुक का उपयोग करता है। नेक्स्ट है घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। ठीक है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी के वजह से मूत्र पतला या मल शुष्क होता है। पानी की कमी होती है ना मरुस्थल में, तो इसमें मूत्र जो होता है पतला होता है, मल जो होता है शुष्क रूप में होता है, जिसके कारण ऊँट उतना दिन तक सर्वाइव कर लेता है वहाँ पे बिना पानी का। नेक्स्ट है मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। चिकने सल्क से क्या होता है, उसका ढका रहता है, जिसे आप क्या कहते हैं, चोइया, ऐसे मतलब स्थानीय भाषा में बोला जाता है। उसी को क्या कहते हैं, चिकना सल्क। मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। मरुस्थलीय पौधा जो होता है ना इसमें पत्ती नहीं होती है, इसका पत्ती जो होता है कांटा का रूप ले लेता है और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसके तना के द्वारा किया जाता है। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। केचुआ जो होता है तो अपने त्वचा से सांस लेता है। युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 फॉस्फिन का उपयोग होता है। युद्ध में जो धुआं के पर्दा होता है ना उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो PH3 फॉस्फिन का उपयोग करते हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया दिन रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। पौधा में जो श्वसन होता है ना दिन रात होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण आपको सिर्फ दिन में होता है। ये हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जब पूछे कि पौधों में श्वसन की क्रिया कब होती है तो यहाँ पे दिन रात होता है। ये नहीं कि सिर्फ रात में होता है दिन में नहीं होता है, नहीं, इसमें श्वसन की क्रिया दिन रात होता है। और प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर सकता है, इसलिए सिर्फ दिन में होता है। आपको एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, एनसीईआरटी में से दिया हुआ है। ठीक है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। प्रजनन के द्वारा अपने समान उत्पन्न संतान क्या करता है, उत्पन्न करता है। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ था। हाथों से लंबाई मापने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो मिस्र में हुआ था। कुछ स्टैटिक टाइप का भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज देता है। मीट्री पद्धति की शुरुआत 1790 में फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी। तो मीट्री पद्धति किससे संबंधित है, तो फ्रांसीसी से संबंधित है। आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। मीट्रिक पद्धति होता है। उसके बाद है घड़ी के सेकेंड के सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। घड़ी के सेकेंड की जो सुई होती है ना टिक 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 करते रहता है, ये क्या है, वर्तुली गति का इसका उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवर्ती गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में क्या होता है, जैसे कि आप पेंडुलम के देखेंगे तो
एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, और इस दोहराव को क्या कहा जाएगा, इसी दोहराव को आवर्ती गति कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य जो है खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, तो सूर्य को हम दीप्त पिंड कहते हैं। पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। पिन होल कैमरा होता है ना, उससे जो छवि यानी जो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और पार्श्व होता है। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है। इसको ध्यान रखेंगे, जो विद्युत धारा की दिशा होता है ना, वो आपको प्लस से कहा जाएगा माइनस की, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा देखेंगे तो माइनस से प्लस की ओर जाता है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाला ये टॉपिक है। नेक्स्ट है स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू करने के लिए किया जाता है। स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग करते हैं फिलामेंट में, यही आपसे इसमें बताया गया है। मैग्नेटाइट या चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, मैग्नेटाइट। मैग्नीशिया नामक एक स्थान था जहाँ पे एक चरवाहा था, वहीं गया था, तो उसी के छड़ी से क्या देखा गया कि उसने देखा कि कुछ उसको खींच रहा है। एनसीईआरटी में से दिया गया है। उसके जो छड़ी था ना, उसके नीचे वाला जो पार्ट था उस पर क्या लगा रखा था, वो लोहा लगा रखा था। उसी में देखा कि क्या कुछ खींच रहा है, तो ऐसा ही करते करते क्या हुआ, चुंबक की खोज हुई और मैग्नीशिया नामक स्थान था, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। चुंबक जो होता है ना, उसका डायरेक्शन उत्तर और दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ ध्रुव होता है, एक साउथ ध्रुव होता है। कितना भी पार्ट में आप तोड़ देंगे चुंबक को, तो अपना ध्रुव जो है पोल बना ही लेता है, नॉर्थ और साउथ का। चुंबक बनने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा करने से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। और चुंबक जो होता है ना, उसमें छड़ को रगड़ने से क्या होता है, या चुंबक को ज़्यादा रगड़ेंगे तो उसका चुंबक खत्म हो जाता है, चुंबक का गुण। चुंबक को गर्म करेंगे या हथौड़ा से चोट मारेंगे तो या ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, उसका चुंबक समाप्त हो जाएगा। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकता है। आप देखेंगे आपके नाक के क्या है, नाक कान में क्या है, बाल होता है। ये बाल जो होता है आपका बहुत रक्षा करता है, क्योंकि आप जाते हैं बाहर कहीं जाते हैं, बहुत सारा धूल कण होता है, तो इन सारे धूल कणों को ना वहीं पे क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है और अंदर आपको स्वच्छ जो हवा होता है उसको जाने देता है, जिससे आप बहुत सारी बीमारी से बचते हैं। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु जो होता है जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ऑक्सीजन श्वसन तथा ज्वलन दोनों के, ऑक्सीजन जो होता है ना, वह श्वसन के लिए भी और ज्वलन के लिए भी, दोनों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी चीज़ को जलाया जा सकता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग बुद्धि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सजीव के द्वारा जो भोजन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पत्तियाँ को पौधों का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। हाँ, पत्ती क्या होता है, पौधे के लिए खाना बनाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान निर्माण करती है। नेक्स्ट है केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसे क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। जल जो होता है, जल एवं खनिज जो पत्ती का वाहिका होता है ना, छिद्र होता है छोटा छोटा, उसी के वाहिका द्वारा क्या पत्ती तक पहुंचता है। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु में मदद से उपयोग करता है। नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रेट की प्रक्रिया होता है, उसके माध्यम से क्या करता है, प्रयोग करता है। कीटभक्षी पादप वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्रीव घटपर्णी कहलाता है। कीटभक्षी पादप कौन कौन सा है, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्रीव घटपर्णी, ये कीटभक्षी पादप है। दोनों जो पादप होता है ना, ये कीटों को खा जाता है। इनका जो आकार होता है कलश टाइप का होता है, उसके अंदर जैसे ही जाएगा कोई कीट, ये अपना मुंह बंद कर लेता है। कवक नम एवं उष्ण स्थलों पे पाया जाता है। जहाँ पे नमी होगा और उष्णता होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कवक की उपस्थिति होती है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन या टूटना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। और यह प्रक्रम पाचन भी कहलाता है। जैसे कि हम जो भोजन करते हैं वो जटिल पदार्थ है, ठीक है, और यह क्या होता है,
अंदर जाने के बाद टूटता है, विखंडित होता है, उसके बाद इसकी पाचन क्रिया होती है। तो वही बात कहा गया है। मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी जिसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं, पौधा के मकरंद से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। जो पौधा के या फूल के मकरंद होता है उससे मधुमक्खी और नरभर पक्षी अपना भोजन प्राप्त करता है। मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। स्टारफिश जो है ना, एक मछली नहीं है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कौन सा मछली की प्रजाति नहीं है, तो स्टारफिश जो है मछली नहीं है। और ये अपना भोजन जो होता है नहीं, अपने आमाशय को बाहर निकाल देता है, तब ये अपना भोजन करता है। लाला रस, जिसे लाल रस भी कहते हैं, मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है। आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा सेलेस्मा झिल्ली के द्वारा होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्न्याशय हल्का पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। आमाशय होता है ऐसे, और उसके नीचे क्या होता है, अग्न्याशय होता है, जहाँ से आपको लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक क्या होता है, एंजाइम निकलता है। पाचक रस भी बोलते हैं उसे। प्रथम बार ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। किसने देखा था सबसे पहले कि भोजन का मंथन आमाशय करता है, तो ब्यूमॉन्ट ने देखा था। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है, जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम, रसांकुर अथवा बिल्ली कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोलते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। जो अवशोषित पदार्थ होता है इसका स्थानांतरण बॉडी में किसके द्वारा किया जाता है, जो रुधिर वाहिका होता है इसी के द्वारा किया जाता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। शाकाहारी के आमाशय में रूमेन होता है। शाकाहारी जो होते हैं ना, उनके आमाशय में रूमेन होता है, जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय पूछता है एग्जाम में कि अमीबा कैसा जीव है, तो ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के चलने वाला भाग पदाब, जो कि कृत्रिम पाँव कहलाता है। पदाब या कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख के बाद आपको आमाशय में जाता है। ऐसे करते करते इसका पाचन छोटी आंत में जाकर के समाप्त हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है। देखिए, पूछेगा आपसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से शुरू होता है, लेकिन वहीं प्रोटीन के पाचन देखेंगे तो आमाशय से शुरू हो जाता है। और वसा का पाचन आपको छोटी आंत से शुरू होता है। देखिए, इस तीनों टॉपिक को याद रखेंगे। आप छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, तो मुंह से होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है और वसा का पाचन छोटी आंत से होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस यानी 94 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, ये आपको 7 क्लास के जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रास कितना होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊषा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। कभी भी ऊष्मा जो होता है ना, गर्म से कहाँ जाता है, ठंडा की ओर जाता है, और इस क्रिया को हम चालन कहते हैं। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। अणु के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, वो ऊष्मा का चालन कहलाता है। तथा अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। देखिए, अणु के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, ठीक है, जैसे कि केतली हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला पार्ट गर्म हुआ, इस गर्म पार्ट से ये वाला गर्म हो गया, फिर इस गर्म पार्ट से ये वाला गर्म हो गया। इसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरण विधि के द्वारा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो अणु का इसमें स्थानांतरण हो रहा है, तो इसे चालन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अणुओं के गति के कारण, जैसे कि आप पानी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला पानी बॉयल हुआ, फिर ऐसे उठ के ऊपर गया, फिर ऊपर वाला पानी नीचे आया, फिर नीचे वाला ऊपर गया, ऐसे कर करके क्या होता है, संवहन प्रक्रिया के द्वारा आपका पानी गर्म होता है या गैस गर्म होता है। तो अणु के गति के द्वारा क्या होता है, आपको संवहन होता है, और अणु के जो स्थानांतरण होता है उसके द्वारा चालन होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुआ है।
हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि क्या है, प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन इत्यादि कृत्रिम सूचक होता है। ठीक है, तो हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल की पंखुड़ी हो गया, ये सब प्राकृतिक सूचक होता है। जैसे कि आप हल्दी है, किसी कपड़े पर लग गया हल्दी, अगर आप उसको सर्फ या साबुन से धोएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाता है, तो ये क्या है, आपको प्राकृतिक सूचक हो गया। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन ये सब कृत्रिम सूचक होता है। लिटमस की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। लिटमस को जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है, तो इसको याद रखेंगे। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, अम्ल को लाल करता है, क्षार को पीला करता है। फिनोल्फथालीन अम्ल में कोई रंग नहीं होता तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। ये सब का सब आपको टॉपिक 7 क्लास में ही देखने को मिलेगा। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। गुड़हल का फूल जो होता है ना, ये भी क्या आपको सूचक है, एक प्राकृतिक सूचक है। तो ये क्या करता है, अम्ल जो होता है ना, अम्ल में अगर इसको डालते हैं तो गुलाबी कर देता है यानी मेजेंटा, और क्षार में डालने से इसका क्या कर देता है, हरा कर देता है। हल्दी जो होता है अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल अथवा लिटमस पत्र के विपरीत रंग कर देता है। इसकी सूचकता बता रहा है कि कौन कैसे करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। जब उदासीनीकरण होता है ना तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। कैलेमाइन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, कैलेमाइन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। वो परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे पुनः मूल घटक में नहीं ला जा सकता, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गया, इसे फिर से मोमबत्ती नहीं बना सकते, ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघलने लगा तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाता है। तो जो एकदम जल जाता है, नष्ट हो जाता है, उसे फिर दोबारा उस वस्तु में नहीं बनाया जा सकता, उससे प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन प्लस जल अर्थात जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। लवण युक्त जो जल होता है ना, जंग लगने की जो प्रक्रिया होता है उसमें गति बढ़ा देता है उसकी। नेक्स्ट है, इष्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन युक्त वायु को अगर हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो इसे श्वसन कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। जब अंतःश्वसन अंदर हम सांस लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर होता है और बाहर की ओर गति करता है, और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर गति करता है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है। कीटों में श्वसन के लिए क्या होता है, श्वास रंध्र के माध्यम से होता है, श्वास जो होता है रंध्र के माध्यम से होता है, और गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली वातक कहलाता है। नेक्स्ट है कि हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जल के प्रदूषण के कारण है। ये सब जल प्रदूषण के कारण होता है। जैसे कि हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेचिस, ये सब क्या होता है, जल प्रदूषित जल के संपर्क में आने से या उस जल को आप ग्रहण करते हैं तब क्या होता है, आपको इन सारी बीमारी होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की मात्रा में मात्र 0.006% ही पीने लायक पानी है। इतना सारा हम पानी देखने को मिलता है, लेकिन पीने योग्य पानी में आपको मात्र 0.006% ही है। और पानी लोग इतना बर्बाद करता है, उन लोगों को बच के रहना चाहिए, थोड़ा सा मतलब पानी कम बर्बाद करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा भी बताया गया कि प्रतिदिन एक व्यक्ति को 50 लीटर से ज़्यादा पानी उपयोग नहीं करना चाहिए। भूजल के भिन्न भिन्न स्तरों को जल तालिका कहते हैं। एक मिनट, कहाँ गया,
उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद क्या है, प्राकृतिक लवण पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ होता है। उर्वरक को मानव के द्वारा बनाया जाता है और खाद को प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होता है। ठीक है। फसलों के से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाता है। फसल से जब हम खरपतवार को अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में प्रयोग किया जाता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। बीज का जब हम बड़े पैमाने पर भंडारण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं, साइलो। नेक्स्ट है, लीवर में विटामिन ए तथा कॉलीडर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। लीवर में जो होता है ना विटामिन ए होता है और कॉड लीवर जो होता है उसमें विटामिन डी होती है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड जो होता है और क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है। क्लोमाइडोमोनास और एस्पाइरोगाइरा शैवाल है, जबकि राइजोपस जो होता है ना कवक होता है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिसे इडली एवं डोसा बनता है। जीवाणु ईस्ट जो होता है ना चावल के जो आटा होता है उसके किण्वन में सहायक होता है और किण्वन के बाद ही क्या होता है, इडली और डोसा बनाया जाता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु कवक के प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की थी। यानी पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले खोज की गई थी। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीका का खोज की थी, तो जेनर के द्वारा किया गया था। एडिज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। मादा एनोफिलिस जो है मलेरिया रोग का वाहक है। रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। तो बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। मादा एनोफिलिस जो होता है मलेरिया रोग का वाहक होती है। और एंथ्रेक्स रोग होता है, जब बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु होता है ना उसके कारण क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। रोग से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिया गया है। भिंडी में पीत रोग वायरस से होता है। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम हो गया, जेली हो गया, स्क्वैश हो गया, सबका संरक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। विषाणु जो होता है ना परपोषी में, जैसे कि जीवाणु हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, उन सभी में क्या होता है, ये गुणन करता है, यानी उस समय होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तथा कीट के द्वारा फैलता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ का मलेरिया होने का कारक क्या है, प्रोटोजोआ है, लेकिन जो मलेरिया कीट होता है ना उसके कारण ये फैलता है। सूर्य के प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वायु होता है। तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म का उपयोग होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेफ्थलीन की गोली किस में प्रयोग होता है, तो कीटों को भगाने के लिए। कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग करता है। तो 158 क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए और अच्छा अच्छा सेट भी देखने के लिए।